नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। जल संकट से निपटने के लिए राज्यों को बिना शर्त मिलेगी दूसरी किस्त। केंद्र 13 मई को जारी करेगा 1100 करोड़ रुपए। सूखा पीड़ित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में बागी विधायकों की सदस्यता पर हाईकोर्ट का फैसला कल। शक्ति परीक्षण के लिए कांग्रेस और बीजेपी के व्हिप जारी। संसद में सोमवार को उत्तराखंड के बजट पर चर्चा। जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों के नाम सार्वजनिक करेगा रिजर्व बैंक। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का ऐलान। कोर्ट के बाहर कर्ज विवादों के निपटारे के लिए बन रही है नई व्यवस्था। नेपाल का अपने ही राजदूत दीप कुमार उपाध्याय पर राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने का आरोप। रक्षा मंत्री भीम रावल ने कहा, वापस बुलाने का फैसला सही, नहीं कर रहे थे सरकारी निर्देशों का पालन। और कुश्ती में भारतीय महिला पहलवानों ने रचा इतिहास। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक का टिकट। पहली बार 2 महिला पहलवानों ने किया क्वालिफाई। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सूखा, जल संकट और गर्मी की खबरों से। केंद्र सरकार ने पेयजल की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को बिना शर्त दूसरी किस्त जारी करने का फैसला किया है। केंद्रीय पेयजल राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने शनिवार को बताया कि केंद्र 13 मई को राज्यों को 1100 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहली किस्त के इस्तेमाल के सर्टिफिकेट का इंतजार किए बिना तुरंत दूसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य इस राशि का इस्तेमाल कुएं खोदने, बोरवेल और हैंडपंप लगाने में कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त के तौर पर 1819 करोड़ 68 लाख रुपए जारी किए थे। साथ ही केंद्र सरकार ने पहले किस्त में दी गई राशि का राज्यों की ओर से इस्तेमाल नहीं किए जाने पर चिंता भी जताई। देश के 13 राज्य इस समय सूखे, पानी की कमी और गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने सूखे और जल संकट पर चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र से करीब 11,000 करोड़ रुपए की मांग की है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को तत्काल मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सूखे और पानी की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को राज्य के सूखे के हालात से अवगत कराया। साथ ही सूखा पीड़ित इलाकों में पानी मुहैया कराने के लिए टैंकरों की बात कही। उन्होंने हालात से निपटने के लिए केंद्र से करीब 11,000 करोड़ रुपए की मांग की। उत्तर प्रदेश सरकार को जो जरूरतें हैं और खासकर जो बुंदेलखंड इलाके में चीजें पहुंचनी हैं, उसको लेकर के जो बैठक हुई है, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार और जो बातें मैंने अपनी तरफ से प्रदेश की जनता और खासकर बुंदेलखंड की जनता के लिए रखी हैं, मैं समझता हूं उनको पूरी ईमानदारी से मदद होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने सूखे से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के 11,000 गांव के बद से बदतर होते हालात की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इस साल हमने ये तय किया है कि 20 लाख नए किसानों को हम क्रेडिट सिस्टम में लाएंगे और इसलिए हमने उनको कहा कि जो हमारा स्टेट क्रेडिट प्लान है, इसमें 15,000 करोड़ का इजाफा किया जाए ताकि हम 20 लाख किसानों को क्रेडिट सिस्टम में ला पाए। और इसके साथ साथ 2012 में जो सूखा पड़ा था, उसमें बड़े पैमाने पर किसान अपना कर्जा नहीं भर पाए, वो डिफॉल्टर हुए और क्रेडिट सिस्टम से बाहर हुए। उन सभी को 2012 से लेकर 16 तक के सभी किसानों को क्रेडिट सिस्टम में लाने के लिए हम लोग उनका रीशेड्यूलिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर राज्य में सूखे के ताजा हालात पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 934 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात हैं और इस मुद्दे पर सदन के दोनों सदनों में चर्चा की जा चुकी है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी।
और वहीं बुंदेलखंड इलाके में ट्रेन से पानी पहुंचाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र आमने सामने हैं और इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन महोबा में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। सूखे हैं हैंडपंप, घरों में पड़े ताले, पानी लेने की जद्दोजहद। ये तस्वीरें हैं बुंदेलखंड के महोबा की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने महोबा के लोगों को पानी मुहैया कराने का दावा कर ट्रेन से पानी लाने से इनकार कर दिया। लेकिन महोबा के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जिन हैंडपंप में पानी आता है वहां दिन भर लंबी कतारें लगी रहती हैं। सारे नल जो खराब हो चुके हैं, पानी किसी में आ नहीं रहा। और यहाँ के जो चेयरमैन हैं, विधायक हैं, उन लोगों के पास हम लोग गए, जाकर के उनको हमने अपने पत्र दिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। लोगों को कई दिन तक टैंकर का इंतजार करना पड़ता है और लोग पानी की आस में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जब टैंकर आता है तो लोग पाइप के जरिए पानी लेने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को वो भी नहीं मिल पाता है। पानी की बड़ी दिक्कत है, सुबह से शाम तक कोई काम नहीं कर पाते, पानी के लिए ताके रहते। कल शाम को हमको पानी मिला और जानवर भी हमारे सब जगह गांव में प्यासे भूखों मरते हैं। पानी की तलाश में लोगों को रोज कई किलोमीटर चलना पड़ता है। पानी की कमी और सूखे के चलते इस इलाके से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। लोग घरों में ताले लगाकर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। महोबा के लिए कीरत सागर, जय सागर और कोठी झील से पानी सप्लाई होता है, लेकिन इसमें महज कुछ फीट पानी ही बचा है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने लोगों को पानी मुहैया कराने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तालबेहट बुंदेलखंड की ऐतिहासिक नगरी है और आजकल भारी जल संकट से जूझ रही है। शहर में पीने के पानी की किल्लत है। मशहूर मानसरोवर झील तकरीबन सूख चुकी है। सूखे ने हालात इतने खराब कर दिए हैं कि लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये है ललितपुर जिले का ऐतिहासिक तालबेहट कस्बा। यहाँ का किला और शानदार इमारतें तालबेहट के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं, लेकिन पानी की कमी ने तकरीबन 17,000 की आबादी वाले इस कस्बे की रौनक छीन ली है। बांध ललितपुर जिला के अंदर 9-10 बांध है सर, और प्रथम बांध तो यहाँ पे अपना ललितपुर बांध है, वो मातरीला बांध है, जो कि मातरीला बांध से पानी बबीना के लिए और झांसी के लिए सप्लाई होता है और पर्याप्त मात्रा में वहाँ पानी पहुँचता है, लेकिन तालबेहट के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। कभी मानसरोवर झील तालबेहट की पहचान हुआ करती थी। एक जमाने में यहाँ खूब पर्यटक आते थे। ये झील कभी नहीं सूखी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमेशा गुलजार रहने वाला बोट क्लब तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पहले बहुत भरा रहता था और यहाँ नहाने के लिए आते थे और ये डूबा रहता था। अब सूखा पड़ रहा है यहाँ, और बोट क्लब भी बंद हो रही है इसी के कारण। हालात सिर्फ तालबेहट में ही खराब नहीं है, बल्कि ललितपुर और आसपास के इलाकों में पानी का भारी संकट है। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से पलायन हो रहा, पशुओं की मौतें हो रही हैं, यहाँ तक लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। तालबेहट के ऐतिहासिक बावड़ियाँ और कुएं सूख चले हैं। हालात इतने खराब हैं कि पर्यटक तक यहाँ आने से कतराने लगे हैं। तमाम इलाकों में तालाब नष्ट हो चुके हैं। ज़रूरत है उनके पुनरुद्धार की, तभी यहाँ स्थायी तौर पर जल संकट और सूखे से निजात मिल सकेगी। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, तालबेहट। और इधर उत्तराखंड विधानसभा के अयोग्य करार दिए गए 9 विधायकों की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 9 मई को फैसला सुनाएगा। इस बीच 10 मई को होने वाले शक्ति परीक्षण के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। फ्लोर टेस्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी की नजरें उत्तराखंड हाईकोर्ट पर आकर टिक गई हैं। शनिवार को हाईकोर्ट में बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। The hearing has been completed by both sides and जज साहब ने कहा है कि सोमवार को 10:15 बजे वो अपना निर्णय सुनाएंगे।
बागी विधायकों को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आएगा। इस फैसले से साफ हो जाएगा कि बागी विधायक 10 मई को विधानसभा में होने वाले शक्ति परीक्षण में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। पूरी तरह पूरा विश्वास है कि उच्च न्यायालय से निश्चित रूप से निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। और मुझे दूसरा इस बात का बड़ा अफसोस है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मीडिया ने इस कदर उछाला कि 9 विधायकों को वोट देने का अधिकार रोका। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत साफ कहा था कि इन 9 विधायकों का इस मामले में हम कोई कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। बागी विधायकों ने उनकी सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण का आदेश देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बहुमत साबित करने का मौका दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फैसला सुना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की वैधता को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चल रहे टकराव के बीच केंद्र सरकार सोमवार को संसद में 2016-17 के लिए उत्तराखंड बजट पेश करेगी। साथ ही इसके लिए जारी पहले के अध्यादेश की जगह पर सदन के पटल पर विनियोग विधेयक 2016 को रखेगी। उत्तराखंड बजट पर सोमवार को लोकसभा में चर्चा हो सकती है क्योंकि इसे उस दिन की कार्यवाही सूची में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली सदन में उसी दिन इस पर चर्चा कराने के लिए प्रस्ताव भी पेश करेंगे। ये प्रस्ताव सदन की कार्यवाही से संबंधित नियम 205 को निलंबित करने के लिए होगा। नियम 205 के तहत बजट को सदन के पटल पर रखे जाने वाले दिन ही चर्चा नहीं हो सकती। राज्यसभा में भी सोमवार को ही ये विधेयक पेश किया जाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने कल भी गौतम खेतान से पूछताछ की। इसके अलावा पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के 3 भाइयों से भी कई घंटे तक पूछताछ की गई। सीबीआई ने आईडीएस इन्फोटेक के एमडी प्रताप अग्रवाल, एरोमेटिक्स के प्रवीण बख्शी और पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया है। इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस मामले में हर तथ्य की जांच होगी और सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा। जिसमें गड़बड़ है ज़्यादा और जिसमें कुछ ना कुछ तो प्राइमा फेशिया एविडेंस है, ऐसे चीज़ों में जरूर करूंगा। जिस तरह से अधिकारी फंसते नहीं है, वो गलत कर रहे हैं इसके लिए फंसते हैं। गलत मत करो, संबंध नहीं आता है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कल शाम आम आदमी पार्टी के अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी के बीच भ्रष्टाचार पर महागठबंधन होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री जी, हमने आपको एक्शन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। इटली की अदालत के ऊपर सारा काम छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से फौरन जवाब आ गया। पहले आम आदमी पार्टी को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि उनके जो एमएलएज हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि कांग्रेस फंसी हुई है और कांग्रेस को बचाने के लिए ये सब सिर्फ एक करप्शन पर ही कवायद है और ये सब मिले हुए लोग हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ इसी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी थी। कांग्रेस ने जहां जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाओ रैली की, वहीं बीजेपी ने संसद परिसर में धरना दिया। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और वहीं कांग्रेस के सांसदों और गुजरात कांग्रेस विधायकों ने कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम में हुई गड़बड़ियों के बारे में ज्ञापन सौंपा और इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी ने केजी बेसिन पर सार्वजनिक निधि से करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन गैस का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। शिकायत में यह कहा गया कि कंपनी ने केजी बेसिन के लिए गलत तरीके से ठेका भी दिया है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलके एक इंडिपेंडेंट
जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो पब्लिक अंडरटेकिंग का सबसे बड़ा स्कैम है उसको उजागर करेंगे। और ओडिशा विधानसभा में करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले के मामले को लेकर शनिवार को जमकर गतिरोध हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए बनाए गए एमएम दास कमीशन को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल एससी जमीर से मुलाकात कर उन्हें इस मामले में कार्रवाई करने के लिए भी कहा। विधानसभा में विपक्षी दलों के गतिरोध की वजह से एक हफ्ते से कामकाज बाधित है। How can he give a clean sheet to anybody or to the government and blaming only the depositors? Second thing we said, the chief minister should resign because he has failed to discharge his responsibility as the chief minister, as the leader of the house. Third thing we said, if the chief minister is not resigning, 356, Article 356 of the Constitution should be invoked and precedent rule should be imposed. और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वन अधिकार कानून के लिए लड़ती झारखंड की एक जनजाति वनोपज पर है जिसकी जिंदगी आधारित। झारखंड के आदिवासियों की तीसरी बड़ी जनजाति हक के लिए चल रही है लड़ाई। इस कार्यक्रम में हम सिर्फ आदिवासियों का दर्द समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी कोशिश है उनके अधिकार समझने की। देखिए झारखंड के आदिवासी मुंडा जनजाति सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश में देर रात हुए सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और 42 लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब देर रात हिमाचल परिवहन निगम की बस मंडी जिले में जोगिंदरनगर के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। बस में करीब 55 यात्री सवार थे। पुलिस के मुताबिक राहत और बचाव का काम चल रहा है और घायलों का पीजीआई चंडीगढ़ और कांगड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने त्रिपुरा के विधायक सुदीप राय बर्मन और युवा इकाई के 14 अन्य नेताओं की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में निलंबित कर दिया। त्रिपुरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विराजित सिन्हा ने कहा कि पार्टी ने बर्मन के बयान की समीक्षा की और उन्हें अन्य नेताओं के साथ निलंबित करने का फैसला किया है। सुदीप राय बर्मन को पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों के साथ चुनावी गठबंधन की आलोचना करने पर नोटिस दिया गया था। निलंबन के ऐलान के बाद तो उनके समर्थकों ने अगरतला में कांग्रेस भवन के सामने प्रदर्शन किया। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि जाधवपुर विश्वविद्यालय अशांति का केंद्र बन चुका है और प्रशासन को इसके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यपाल इस विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। कोलकाता स्थित जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार रात एक फिल्म प्रदर्शन को लेकर एसएफआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थकों के बीच झड़पों की वजह से तनाव बना हुआ है। दोनों पक्षों ने जाधवपुर थाने में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने भी छात्रों पर बाहरी लोगों की ओर से हमला करने के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कल 3 रैलियां की। उन्होंने मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुवल्लूर की रैलियों में सत्ताधारी एआईएडीएमके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जयललिता सरकार को पूरी तरह से नाकाम करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु की समस्याओं के निपटारे के लिए जयललिता ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कांग्रेस डीएमके गठबंधन की जीत के दावे किए और कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो तमिलनाडु का कायाकल्प हो जाएगा। मदुरै रैली में उनके साथ डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने सभा को संबोधित किया। We have the Chief Minister who is absolutely convinced that she does not need to meet anybody in Tamil Nadu. She is absolutely convinced that nobody in Tamil Nadu has anything to say to her from which she can learn something. She is convinced that there is only one wise person in Tamil Nadu and that is Jayalalitha ji. और दलित महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर केरल में विरोध प्रदर्शन जारी है।
शनिवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई। उग्र होते विरोध को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा और इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। इस मामले में पुलिसिया जांच को लेकर महिला आयोग की टीम ने कई सवाल उठाए हैं। 28 अप्रैल को हुई इस घटना को लेकर कई महिला समूह और सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़े कानून को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पंचायत चुनावों पर दिल्ली में हो रहे सम्मेलन के दौरान सचिन पायलट ने ये बात कही। राजस्थान में जिला पंचायत और पंचायत समिति चुनाव लड़ने को लेकर आए नए कानून में उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इस बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि सरकार ने जिन कारणों को बताकर किया है वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप और स्कूल खोलें और बोलें कि आज से 10, 20, 30 साल के बाद अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर उसको अयोग्य हम घोषित कर सकते हैं। तो सरकार को जिम्मेदारी लेकर अगर समय सीमा बांध दें, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद ये लागू करते तो बेहतर होता। भारतीय रिजर्व बैंक जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों यानी कि विलफुल डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक करने के लिए नया सिस्टम बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा खराब कर्जों के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए नया तंत्र विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ये जानकारी दी। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि एक नियामक के तौर पर गलत कार्यों को संरक्षण देने का इरादा नहीं है और जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक करने में आपत्ति नहीं है। आरबीआई इस पर काम कर रहा है कि ऐसे डिफॉल्टरों की सूची कोई भी देख सके जिनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा चुका है। रघुराम राजन ने कहा कि जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया उनका नाम सार्वजनिक करने से बचने की जरूरत है, नहीं तो अर्थव्यवस्था में इसके नकारात्मक नतीजे हो सकते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर आभूषण विक्रेताओं की लिवाली बढ़ने के साथ विदेशों में मजबूती के रुख को देखते हुए सोने की कीमतों में शनिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। दिल्ली के सराफा बाजार में शनिवार को सोने का भाव 225 रुपए उछलकर 30,350 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले 2 साल में ये सोने का सबसे ऊंचा भाव है। चांदी की कीमत भी 510 रुपए की तेजी के साथ 41,550 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। और इधर नेपाल सरकार ने भारत में अपने राजदूत दीप कुमार उपाध्याय को वापस बुलाने को सही ठहराया और उन पर 3 आरोप लगाए हैं। इसमें सरकार को अस्थिर करने, सरकार को बताए बिना क्षेत्रीय अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप शामिल है। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक वे राष्ट्रहित के खिलाफ काम कर रहे थे। रक्षा मंत्री भीम रावल ने कहा कि राजदूतों को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और राजनयिक गरिमा को बनाए रखना चाहिए। देर रात के घटनाक्रम के तहत शुक्रवार को नेपाल ने दीप कुमार उपाध्याय पर असहयोग और सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में स्वदेश बुला लिया था। दीप कुमार उपाध्याय को पिछले साल अप्रैल में भारत में नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया था। नेपाल ने यह साफ किया है कि राष्ट्रपति भंडारी की भारत यात्रा रद्द होने और राजदूत को वापस बुलाने के फैसले के बीच कोई संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने यह दावा किया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के खत्म होने के बाद भी कानून की कमजोरी के चलते प्रताड़ना तंत्र का इस्तेमाल करता है। 8 दिन के श्रीलंका पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जुआन ई मेंडेज ने कहा कि वहां हिरासत शिविरों और जेलों की स्थिति बेहद दयनीय है। संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट श्रीलंका सरकार को दी जाएगी और श्रीलंका का जवाब अगले साल मार्च में होने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में रखा जाएगा। श्रीलंका सेना पर गृह युद्ध के दौरान तमिलों का बड़ी तादाद में नरसंहार करने और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। स्पेन सरकार के मुताबिक सीरिया में अगवा किए गए 3 स्पेनिश पत्रकारों को रिहा कर दिया गया है और वो घर लौट रहे हैं। एंटोनियो पैम्प्लिजा, होस्ट मैनुअल लोपेज और एंजल सास्त्रे 10 महीने पहले उत्तरी शहर एलेप्पो से गायब हो गए थे। एलेप्पो शहर के कई हिस्सों पर विद्रोही गुटों का कब्जा है और इनमें इस्लामिक स्टेट भी शामिल है। ये गुट कई पत्रकारों का अपहरण और हत्याएं कर चुके हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि स्पेन के इन 3 पत्रकारों को किसने अगवा किया था। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है और पड़ोसी प्रांत
सस्काचेवान तक पहुंच सकती है। इसकी चपेट में फोर्ट मैकमरे शहर के लोगों को बचाने के लिए व्यापक राहत अभियान जारी है और अल्बर्टा में आपातकाल लगा दिया गया है। अधिकारियों ने आग के बड़े इलाके में फैलने की आशंका जताई है। धू कर जलते जंगल और आसमान में धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें हैं कनाडा के मैकमरे की, जहां आग ने विकराल रूप ले लिया है। हजारों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सरकार ने अल्बर्टा में आपातकाल लगा दिया है। No matter about anything else, we're together. Oh, that's all that matters. Yeah. Yeah. And we were lucky. आग बुझाने के लिए 1200 दमकल कर्मी, 30 विमान, 110 हेलीकॉप्टर और 300 से ज्यादा आग बुझाने वाले उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। Challenging extreme fire, so many things can happen, but at this point the prediction over the next 2 days is for the fire to move away to the northeast. अब तक 88,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। तेज हवा और सूखे पेड़ पौधों के चलते आग तेजी से फैल रही है। करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका आग में झुलस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया भर में कल एक अहम खगोलीय घटना दिखाई देगी। इस दिन बुध ग्रह, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में होंगे। सूर्य पर ये छोटे से धब्बे की तरह भारत समेत दुनिया की कई जगहों पर दिखाई देगा। 9 मई को बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए ऐसी स्थिति में आएगा जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरेगा। इस दौरान ये हमें सूर्य पर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाई देगा। क्योंकि ये इनकी कक्षाएं थोड़ी सी झुकी हुई हैं, तो इस कारण से हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये एक लाइन में आएंगे, तो ये थोड़े से रेयर होते हैं। जब भी ये ट्रांजिट होगा वो या तो मई में होगा या नवंबर में होगा, और किसी मंथ में नहीं होगा, क्योंकि ये वही 2 महीने हैं जिन महीनों में जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं, जिनके हम लोग नोड्स बोलते हैं, राहु केतु जिसको बोलते हैं, वो नोड हैं। ऐसे जो नोड्स हैं वो जब एक लाइन में आएंगे, जब मरकरी अपने नोड्स पे होगा तभी ये होगा। तो ये मई और नवंबर में इसलिए होता है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य की कक्षा में अंतर होने के कारण ये घटना 100 साल में केवल 13 बार पृथ्वी से दिखाई देती है। मरकरी और उससे पहले वीनस का ट्रांजिट एक ऐसी चीज थे, इन प्रोसेस के द्वारा हम एक्चुअली सन की दूरी पृथ्वी से हम लोग नाप सकते हैं, अगर हम लोग साइंस वाले पार्ट में जाएं। ये खगोलीय घटना दुनिया भर के कई इलाकों में देखी गई। भारत में इसे 9 मई को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक देख सकते हैं। ये जो है ऐसा एक खगोलीय घटना है जिससे हम इस खगोल विज्ञान के बारे में जिनकी रुचि है उनकी रुचि बढ़ती है, उनकी समझ बढ़ती है। सौर मंडल के जो है इस तरह की जो कक्षाएं हैं, इन सब की रुचि बढ़ती है। तो ये ऐसा एक खगोलीय घटना है जिसे हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। इस खगोलीय घटना को लेकर छात्र और अंतरिक्ष वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं, लेकिन इसे सीधे आंखों से देखना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण की तरह इसे भी छोटी दूरबीन के सहारे देखना चाहिए। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। खबर अब खेल जगत से। कुश्ती में भारत की महिला पहलवानों ने कीर्तिमान रच दिया है। 2 महिला पहलवानों विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने शनिवार को शानदार खेल दिखाते हुए रियो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल किया। ओलंपिक खेलों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ओलंपिक में भारत की 2 महिला पहलवानों ने क्वालिफाई किया है। इस्तांबुल में खेले जा रहे दूसरे ओलंपिक क्वालिफायर्स टूर्नामेंट में विनेश ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में, जबकि साक्षी ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की और रियो ओलंपिक में खेलने का मौका हासिल कर लिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को सेना के अधिकारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा और कमलजीत सिंह समेत 53 सेना के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसमें युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जल संकट से निपटने के लिए राज्यों को बिना शर्त मिलेगी दूसरी किस्त। केंद्र 13 मई को जारी करेगा 1100 करोड़ रुपए। सूखा पीड़ित 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में बागी विधायकों की सदस्यता पर हाईकोर्ट का फैसला कल। शक्ति परीक्षण के लिए कांग्रेस और बीजेपी के विप जारी। संसद में सोमवार को उत्तराखंड के बजट पर चर्चा।
जानबूझकर कर्ज नहीं लौटाने वालों के नाम सार्वजनिक करेगा रिजर्व बैंक। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का ऐलान। कोर्ट के बाहर कर्ज विवादों के निपटारे के लिए बन रही है नई व्यवस्था। नेपाल का अपने ही राजदूत दीप कुमार उपाध्याय पर राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने का आरोप। रक्षा मंत्री भीम रावल ने कहा, वापस बुलाने का फैसला सही नहीं कर रहे थे, सरकारी निर्देशों का पालन। और कुश्ती में भारतीय महिला पहलवानों ने रचा इतिहास। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को रियो ओलंपिक का टिकट। पहली बार 2 महिला पहलवानों ने किया क्वालिफाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए खास कार्यक्रम मीडिया मंथन।